हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और आज हम करेंगे इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट, नया एक्ट शुरू करेंगे। आज हम एक नया सब्जेक्ट ही शुरू करेंगे। तो देखो, जनरली सबसे पहले समझने की बात क्या है हमारे पास। टैक्स टैक्स एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका दैट इज टैक्सो, जिसका मतलब होता था एस्टिमेशन। ठीक है, तो यहाँ से इसका शुरुआत हुई है। इवन अगर हम देखें, जो ये टैक्स है ये कोई एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है। जब से ह्यूमन काइंड सिविलाइज्ड तरीके से रहने लगी, तब से टैक्स का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। कैसे? जो किंग्स थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। इवन अगर हम मनुस्मृतिज और वेदास में भी देखें, मनुस्मृतिज प्लस वेदास में भी देखें, तो वहाँ पर भी टैक्स के बारे में कहा गया है कि जो टैक्स थे वो राजन एटसेट्रा कलेक्ट करते थे। उसके बाद चाहे हम देखें, कोई भी एम्पायर्स आए हों, मुगल्स आए हों, या कोई भी गुप्ता एम्पायर आया हो, तो वो सब टैक्स कलेक्ट करते थे अपने सोसाइटी में। टैक्स का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हम हमारे इनकम टैक्स एक्ट का जेनेसिस देखें, तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, सबसे पहला एफर्ट हुआ था, देखो 1857 में रिवोल्ट किया था पहली बार। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने रिवोल्ट किया था 1857 में। तो उस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को अनरेस्ट फैल गया उनके अंदर। तो उन्होंने बहुत सारे लॉज पास करने शुरू कर दिए। क्रिमिनल लॉज भी तभी आए और सिविल लॉज भी बहुत सारे आए, और तभी रेगुलेट करने के लिए हमारे उन्होंने फाइनेंशियल लॉ भी ले आए। तो सबसे पहला 1860 में इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था। इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1860, जो कि जनरली बनाया गया था 5 ईयर्स के लिए, कि 5 साल तक ही चलेगा। उसके बाद 1866 में एक और एक्ट आया, क्योंकि 1860 से 5 साल के लिए बना था। उसके बाद 1866 में एक और एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में पहली बार क्या किया गया, एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा हम पहले ही तो आपसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल इनकम को बाहर निकाल दो। 1866 के एक्ट के बाद 1918 का एक एक्ट आया। क्यों? क्योंकि 1900s में बिजनेस और बहुत सारे प्रोफेशंस नए आ गए, तो अब इंक्लूड करने के लिए कोई सिस्टम तो बनाना था। तो 1918 में एक और एक्ट लाया गया। ठीक है, ये एक एबॉलिश हो गया, 1918 में एक और आ गया। 1918 के बाद आपको पता है 1919 में क्या हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, बहुत प्रोग्रेसिव था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो उसी में ही प्रोविजंस थे कुछ टैक्स से रिलेटेड, जिसको रेगुलेट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922 बनाया गया। जो कि प्रेजेंट डे जो हमारा एक्ट है उसकी सोल यही है। बॉडी चाहे अलग होगी हो, लेकिन सोल उसकी यही है। ठीक है, तो देखो क्या से शुरू हुआ था। 1860, 1866, 1918, 1922 और प्रेजेंट डे का 1961 का एक्ट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया उसका हिस्ट्री। अब आते हैं मीनिंग पर। टैक्स और इनकम टैक्स ये है क्या, मतलब क्या है इन चीज़ों का। तो देखो, टैक्स जैसे मैंने बात की, पुराना कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। तो जनरली ये है क्या, जनरली इट इज़ अ चार्ज। चार्ज है सब्जेक्ट्स पर बाय गवर्नमेंट। ठीक है, कंपलसरी चार्ज है सब्जेक्ट्स पर जो गवर्नमेंट लगाती है। क्यों? ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को रेगुलेट कर सके, या फिर पॉलिसीज बना सके, उनको इम्प्लीमेंट कर सके, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एटसेट्रा में यूज़ कर सके पैसा। और क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट जो हमारे से टैक्स लेती है, अपनी चीज़ों को रेगुलेट कर सके, वॉर्स में यूज़ कर सके, मिलिट्री को स्ट्रांग बना सके। तो इन सब और भी बहुत सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके पास उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। तो जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे पैसा ले लेती है इन फॉर्म ऑफ टैक्स, ताकि ये सारी चीज़ें हो सके।
ठीक है। और जनरली हमें वो जो हमारी सोसाइटी में लॉ, सोशल ऑर्डर, सोशल इंजीनियरिंग, इन सबको मेंटेन कर रही है, तो उसके लिए भी वो थोड़े से पैसे हमारे से मांगती है इन रिटर्न। और लास्टली जो हमारी वीकर क्लासेस हैं, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको अपलिफ्ट कर सके, तो जनरली रिच पीपल से पैसा लेकर, जनरली रिच लोगों से पैसा लेकर जो पुअर हैं उनके वेलफेयर की, उनका वेलफेयर किया जा सके, तो ये गैप कम हो सकेगा। ठीक है। अब जो एक गुड टैक्स सिस्टम, एक गुड टैक्स सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इक्विटी पर बेस्ड होना चाहिए। इक्विटी, इक्विटी इन द सेंस कि हम देखें कि किसकी कितनी पेइंग कैपेसिटी है, तो टैक्स पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा सर्टेनिटी, जो टैक्स है वो सर्टेन होना चाहिए, ऐसे आर्बिट्रेरी नहीं कभी भी कुछ लगा दे, हमें पता होना चाहिए कितना टैक्स हमें पे लग रहा है। उसके बाद जो टैक्स भरने की हमारी वो है तरीका है, दैट शुड बी कन्वीनियंट, तो कन्वीनियंट होना चाहिए तरीका, इतना टफ ना बना दे कि कोई टैक्स ही ना पे कर पाए। तो जो प्रोसीजर है दैट शुड बी कन्वीनियंट। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने पैसा लिया उसको जो हम लगा रहे हैं वो अच्छी जगह पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक गुड टैक्स सिस्टम में होनी चाहिए। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम जनरली डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, जो हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, एक इंडिविजुअल डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली जा रहा है गवर्नमेंट को, इनडायरेक्टली। इसमें कैसे हो गया? जैसे इंडिविजुअल है, उसने कोई गुड्स ली या फिर कोई सर्विसेज ली, उनके ऊपर जो टैक्स लगा वो उसने पे कर दिया, जिससे उसने गुड्स और सर्विसेज ली। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल को पे किया, अब उस इंडिविजुअल के थ्रू गवर्नमेंट को मिलेगा, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल हमने ये पेन लिया, पैसे हमने दुकान वाले को दिए, मान लो इसमें 1% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाता है, 1 रुपये 10 में से 1 गवर्नमेंट को जाता है। तो ये हमने दुकानदार उससे लिया, दुकानदार ने इंटरमीडिएट से लिया, उसको पैसे दिए थे, उसने फैक्ट्री से खरीदा, तो फैक्ट्री वाले अब डायरेक्टली पे करेंगे आगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, हमने किसी और को दिया, लेकिन थ्रू अ चैनल ऑफ पीपल वो गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे पास दो तरह के टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, सो नाउ लेट अस कम बैक टू द मेन पार्ट। अब शुरू करते हैं हम एक्ट को पढ़ना। तो हम शुरू करते हैं डेफिनेशंस से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, नॉट ऑल द डेफिनेशंस। सबसे पहले हम देखो शुरू करेंगे एक पर्सन से। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 31 में। अब क्यों हम पर्सन की डेफिनेशन से शुरू कर रहे हैं? देखो पर्पस क्या है हमारा। देखो पर्पस ये है कि जो पर्सन है, अब हम जो इनकम टैक्स ले रहे हैं वो किससे लेंगे? ऑन एवरी पर्सन। तो वहाँ पर वर्ड यूज हुआ है दैट इनकम टैक्स इज स्टेचुटरी चार्ज, जो हम लेवाई करते हैं पर्सन के ऊपर। तो हमें पता तो होना चाहिए कि पर्सन में आते कौन कौन है। तो 231 में डिफाइन किया है कि पर्सन में आते कौन कौन है, और ये बहुत वाइड कैटेगरी है। ठीक है, तो आपने बस ये याद रखना है, इसमें सबसे पहले आएंगे इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स आपको पता भी है, पर्सन में इंडिविजुअल तो आएंगे, कोई भी हो सकते हैं, और वो ठीक है याद रखना है, कोई भी हो सकता है एक पर्सन। माइनर भी हो सकता है इंडिविजुअल में, मेल, फीमेल, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, ये सब हो सकते हैं इंडिविजुअल्स की कैटेगरी। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो ये एक अलग से एंटिटी बनाई है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हम एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से भी टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें जनरली याद रखना है, अगर कोई मैरिड है तो उसकी वाइफ भी आएगी, प्लस कोई अनमैरिड डॉटर है तो वो भी इंक्लूड होगी, अनमैरिड डॉटर्स भी इंक्लूड होंगी।
ठीक है। बाकी तो कोई बाय बर्थ अगर फैमिली में आ रहा है तो वो सब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आ जाएंगे। उसके बाद आती है कंपनी। तो कंपनी भी इंक्लूड है पर्सन में, कंपनी से भी टैक्स ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है एक फर्म। फर्म के बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन प्लस बॉडी ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये दो चीजें भी आती हैं। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या आएगा, जहां दो और उससे ज्यादा पर्सन है, इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनी ज्वाइनिंग वॉलंटरी फॉर अ कॉमन पर्पस। कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब फर्म प्लस फर्म, कंपनी प्लस कंपनी, अगर ये जुड़ गए तो एसोसिएशन बना देंगे, तो ये बन जाएगी हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या हुआ फिर, ये कैसे डिफरेंस हुआ, वहां तो एसोसिएशन जुड़ रही थी, यहां पर इंडिविजुअल्स जुड़ रहे हैं। इंडिविजुअल इन द सेंस, इंडिविजुअल कैसे जुड़ रहे हैं अब हमारे पास, देखो जब इंडिविजुअल जुड़ रहे हैं तो जनरली क्या होगा हमारे पास, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में नेचुरल इंडिविजुअल जुड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल प्लस दूसरा इंडिविजुअल जुड़ गया और उन्होंने एक एंटरप्राइज सेटअप कर दी, तो दो लोग जुड़ के अगर कुछ बना रहे हैं, एंटरप्राइज सेटअप कर दी, तो उन वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पर, और उनकी डिसीज। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, क्या आया हमारा पर्सन में, क्या क्या आया, इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ये चीजें ये होगी। और लास्टली और हमारे पास क्या आएगा, लोकल अथॉरिटी भी आएगी इसमें। लोकल अथॉरिटी फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, बोर्ड्स, वो भी टैक्स पे करेंगे। और लास्ट में आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे मंदिर के आइडल्स, डाइटीज, उनसे भी तो हम ले सकते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन में। तो इन सब लोगों को हम पर्सन में इतनी वाइड डेफिनेशन बना दी ताकि सबसे हम थोड़ा टैक्स तो ले ही सकें, गवर्नमेंट का फायदा हो सके। ठीक है, तो पर्सन की डेफिनेशन में ये आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अगली डेफिनेशन में, 2 क्लॉज 7 असेसी, ASSESSEE, असेसी। तो देखो असेसी कौन होता है, जनरली वो एक पर्सन होता है हुम एनी, जिससे क्या क्या लेना होता है, टैक्स, पेनल्टी या इंटरेस्ट। तो इस एक्ट के अंदर हम जिस इंसान से टैक्स लेंगे, कोई पेनल्टी लेंगे या फिर इंटरेस्ट लेंगे, उस इंसान को हम कहते हैं असेसी। ठीक है, जनरली बस आपने ये याद रखना है, इनकम टैक्स एक्ट में जिस इंसान से हम ये चीजें ले रहे हैं, टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट, TPI, टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट, दैट इज असेसी। अब असेसी में क्या क्या आते हैं, तो इसमें 4 प्राइमरी कैटेगरीज है जो इंक्लूड की जाती है। सबसे पहले तो नॉर्मल असेसी आएगा। ठीक है, नॉर्मल असेसी, जिस इंसान से ये सारी चीजें ड्यू, जिससे हमने टैक्स लेना है। तो सबसे पहले आएगा एक नॉर्मल असेसी, नॉर्मल असेसी। ठीक है, जो अर्न कर रहा है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम आफ्टर एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस लगने के बाद जिसकी इनकम टैक्सेबल है वो आ जाएगा हमारा नॉर्मल असेसी। उसके बाद सेकंड आती है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो रिप्रेजेंट असेसी क्या होगा, देखो, अ पर्सन हु स्टैंड लीगली लायबल टू पे टैक्सेस फॉर द इनकम जनरेटेड और लॉस बाय अ थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये किसी और के बदले की, किसी और की इनकम है, किसी और के लॉसेज है, उनके ऊपर टैक्स दे रहा है, टैक्स ऑन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के टैक्स अगर कोई पे कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल, एक पर्सन ए है जो इंडिया में रहता है, उसका भाई बी है जो फॉरेन में रहता है। जो ए है, ये जो बी है, देखो ये फॉरेन में रहता है। अभी जो ए है ये अपने भाई की सारी प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है जो इंडिया में है, जिससे इनकम जानी है। तो जब ये मैनेज कर रहा है तो टैक्स भी इसको देना पड़ेगा, तो ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, ये दो हुए ना, नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड आता है डीम्ड असेसी, डीम्ड असेसी। अब डीम्ड असेसी क्या होता है, डीम्ड असेसी हुआ एक इंडिविजुअल असाइंड बाय लीगल स्टेटस ऑफ एन असेसी बाय स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी लीगल फिक्शन। तो जहां भी डीम हो गया, अब आ जाता है यहाँ लीगल फिक्शन क्रिएट हुआ और उसको असेसी बना दिया। लीगल फिक्शन से किसी इंसान को अगर असेसी बना दिया है, कैसे, अगर एक इंसान था वो मर गया,
डिसीज्ड पर्सन, और उसका पिछले साल का जो था टैक्स पेंडिंग है देने के लिए, तो कोर्ट स्टैट्यूटरी या फिर लीगल फिक्शन क्रिएट करके उसके जो लीगल एयर्स हैं, लीगल एयर्स जो है उनको बना देंगे असेसी। ठीक है, तो जो डिसीज्ड पर्सन है उसका जो आगे इंसान बनेंगे, दे विल बी हिज डीम्ड असेसी, उनको पे करना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी, असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट, तो देखो जो पर्सन अपनी ऑब्लिगेशंस पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी इस एक्ट के अंदर फुलफिल नहीं कर पाया, वो बन जाता है असेसी इन डिफॉल्ट। ठीक है, तो जो नहीं कर पाता है वो बन जाता है असेसी इन डिफॉल्ट। मतलब अगर कोई अपना टैक्स डिपॉजिट नहीं कर पाया डेडलाइन तक, तो वो बन जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट। देखो असेसी हमने क्या देखा, असेसी है जिसको, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखो असेसी, जिसको पे करना है टैक्स, इंटरेस्ट या फिर कोई भी और ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ऑब्लिगेशन या पेनल्टी, कोई भी एप्लीकेशन पे करनी है, इज एसएससी। जनरली हमने उसको चार में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्मल, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक डीम्ड और एक असेसी इन डिफॉल्ट। ठीक है, तो असेसी से रिलेटेड आपने इतना याद रखना है। सबसे पहले हमने पढ़ा एक नॉर्मल पर्सन, टैक्स लगेगा एक पर्सन पर, जिसको हम इस एक्ट के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, उस पर्सन को हम कहते हैं असेसी। पर्सन में हमने देखा बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो जाएगी, कंपनी हो जाएगी, फर्म हो जाएगी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटीज़, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें देखी। तो ठीक है, पर्सन से हम पहुंचे अब छोटी चीज़ पे, असेसी पर। अब जो अगली डेफिनेशन आपके एक्ट में है, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, सेक्शन 21A, 1A मतलब अमेंडमेंट से ही आई है, 21A। तो देखो, अब जनरली अगर हम देखें जो एग्रीकल्चर इनकम है, इट इज फुली एग्जेम्प्टेड। फुली क्यों पढ़ रहे हैं, देखो हम पढ़ने का रीजन तो कुछ होगा ना, क्योंकि इट इज फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर लैंड आपका इंडिया के बाहर है तो वो टैक्सेबल है, लेकिन इंडिया में अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम आपकी आ रही है, दैट इज फुली एग्जेम्प्टेड। और कहाँ पर एग्जाम्पशन है, सेक्शन 10(1)A में बोला गया इट इज फुली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, पहली बात आपने याद रखनी है, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अब एग्रीकल्चरल इनकम में आता क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में ही लिखा गया है 21A के ए में। ठीक है, उसी में लिखा गया है सबसे पहले तो रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। रेंट आ रहा है कोई या फिर रेवेन्यू आ रहा है हमारे एग्रीकल्चरल लैंड से, तो एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। ठीक है, रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम अ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज, वो आएगा एग्रीकल्चरल इनकम में। ठीक है, सेकेंडली इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, ये हमारे 21A के बी में बोला है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो कोई भी इनकम अगर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस से आ रही है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, अब ये हुआ क्या, एग्रीकल्चर, वही क्या करते हैं एग्रीकल्चर में, टिलिंग, सोइंग, टिलिंग, सोइंग, प्लांटिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसमें ह्यूमन स्किल्स लग रहे हैं एग्रीकल्चरल के लिए, ह्यूमन स्किल्स लग रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। ऑपरेशंस मतलब कोई इंसान कर रहा है वो सारे काम, तो अगर कोई इंसान कोई ऐसे काम कर रहा है जिससे कोई इनकम आ रही है, दैट इज ऑल्सो
एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो बी में ये बोला गया। साथ में एक और चीज बोली गई है, सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस वर्ड, सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस, उससे जुड़े हुए ऑपरेशंस लाइक वीडिंग, प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अगर वीडिंग, प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग भी हो रही है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अब तीसरा क्या बोला गया इसमें, दो हो गए, 1 और 2। अब आते हैं नंबर सी पर। सी की जो बात की गई है, सी में बोला गया है इनकम फ्रॉम अ फार्म बिल्डिंग और अ फार्म हाउस। तो सलमान भाई का फार्म हाउस, तो अगर कोई फार्म हाउस भी है, उससे कोई इनकम आ रही है, तो इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। तो अगर कोई इनकम डिराइव हो रही है, बिल्डिंग ऑन ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर ऑन और इन इमीडिएट वेसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अगर आपने कोई अपनी फार्म हाउस या कोई बिल्डिंग बनाई है, और बनाई किसने है, ये बात ये भी देखो ध्यान में रखनी है, ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर, ऑन एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर। तो जो कल्टीवेटर है उसी ने ही ऑन और ऑक्यूपाई की है एक फार्म हाउस अपना, तो वो भी आ जाएगा हमारे इसमें। ठीक है, तो देखो उसके बाद इस केसेस पढ़ लेते हैं। देखो, तो ये तीन चीज़ें आ गई। क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास देखो ए बी और सी क्लॉज आए, ए बी और सी। तो क्लॉज नंबर ए में हमारे पास बोला कोई भी रेंट स्लैश रेवेन्यू अगर एग्रीकल्चर उससे आ रहा है। सेकंड में बोला एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस अगर हो रहे हैं उस लैंड में। थर्ड में बोला फार्म हाउस। ठीक है, फार्म हाउस जो हमारा बोला उसमें कंडीशन यही थी कि कल्टीवेटर वहां पर रह रहा हो और वो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर ही बिल्डिंग हो, तभी वो फार्म हाउस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब आते हैं इसमें कुछ केस लॉज थे लैंडमार्क, उन केस लॉज पे आते हैं। देखो पहला केस था आर बी कुमार वर्सेस सी आई टी 1957। आर बी कुमार वर्सेस सी आई टी, उसमें क्या बोला देखो कोर्ट ने, उसमें एग्रीकल्चर को डिफाइन किया। टर्म जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को डिफाइन किया, इट मस्ट इन्वॉल्व बेसिक ऑपरेशन टिलिंग, सोइंग सॉइल, फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हार्वेस्टिंग प्रिजर्विंग डन विदाउट बेसिक ऑपरेशन टू डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर, देयरफॉर स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट ग्रोथ एंड सोल्ड कमर्शियली इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। तो बोला एग्रीकल्चर में देखो बेसिक चीजें होनी चाहिए, टिलिंग होनी चाहिए, सोइंग होनी चाहिए, उसके बाद वो हार्वेस्टिंग वगैरह जो हमने ऊपर पढ़ा सब्सिक्वेंट वाली, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, मतलब अगर नेचुरली कोई चीज़ फॉरेस्ट में लग रही है और आप उसको बेच रहे हो, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर, तो वो एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ठीक है, कोई चीज़ नेचुरली उग रही है उसको आप निकाल के बेच रहे हो, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। और इस सेक्शन की ना एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है, ये जो नर्सरीज नहीं होती जहाँ से प्लांट लेते हैं, उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करेंगे, उसमें वो जो प्लांट्स उगाते हैं, सैम्पलिंग्स बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। क्यों, क्वेश्चन क्यों राइज हो के करना है कि नहीं करना है, क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा एग्रीकल्चरल लैंड पे होनी चाहिए, तो वो तो प्लांट और सैम्पलिंग्स तो वो पॉट्स में लगाते हैं, लैंड पे नहीं होता। तो इसकी एक्सप्लेनेशन 3 ने क्लियर कर दिया कि नर्सरीज को भी हम इंक्लूड करेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये याद रखना है बस आपने इस सेक्शन से। 2(1) ए में है, ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं, एक केस लो याद रख लो और नर्सरीज भी इंक्लूड होती हैं वो याद रख लो। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं अब असेसिंग ऑफिसर। अभी हम देख रहे थे एसएससी, अब आता है असेसिंग ऑफिसर एओ, सेक्शन 27A। अगेन 7A मतलब अमेंडमेंट। तो जो असेसिंग ऑफिसर है देखो, ये इस एक्ट में की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है इसके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाली। ये क्या करता है, असेसमेंट करता है, इंक्वायरी करता है और कलेक्ट करता है डायरेक्ट टैक्सेस को। तो सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, असेसमेंट, इंक्वायरी और कलेक्ट। ठीक है,
असेसमेंट, इंक्वायरी, कलेक्ट, AIC, ये 3 चीज़ें कर रहा है, वो होता है असेसमेंट ऑफिसर। क्वासाई जुडिशियल फंक्शंस भी हैं इसके पास, और मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इंसान है ये इस एक्ट का, असेसिंग ऑफिसर 27A के अंदर डिफाइन किया गया। जो बोला है, असेसिंग ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर वेस्टेड विद टारगेटेड टेरिटोरियल फंक्शन और पर्सनल जुरिस्डिक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ ये अंडर 120 ऑफ द। तो कौन कौन आ जाते हैं इसमें, देखो, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर्स। पावर्स और फंक्शन अभी इनकी हम डिस्कस करें या नहीं करें। तो देखो, वही जो मैंने बताया, सबसे पहले तो इंक्वायरी की जो पावर है वो आती है इसके पास, पावर टू कंडक्ट इंक्वायरी, सेक्शन नंबर 142 में इंक्वायरी करा सकता है, फॉर्मल नोटिस भेज सकता है लोगों को, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है वो। सेकेंडली, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, 142 में तो इंक्वायरी करवाई, उसके बाद 133 में कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, उनके डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, चीज़ें मांग सकता है, डिस्क्लोज करो अपने डॉक्यूमेंट्स को, ये कह सकता है। ठीक है। फिर आता है 132 में क्या है, डॉक्यूमेंट्स मंगाए उनके की सर्च और सीजर की पावर भी है, सर्च भी कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को और सीज भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 144। उसके बाद इसके पास इफ अ टैक्स पेयर फेल्स टू फाइल रिटर्न और कॉर्पोरेट विद नोटिस, जो हमारा ऑफिसर है, ही हैज सॉवरेन पावर टू कैलकुलेट देयर टैक्स लायबिलिटी, ये कैलकुलेट कर सकता है, तो वही असेसमेंट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है उनकी टैक्स की लायबिलिटी। तो ठीक है, असेसमेंट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, ये मेन पावर्स है। 142, 133, 132, 144, इन वाले सेक्शंस में भी इसकी पावर्स दी गई है। 142 में आ गई इंक्वायरी, 133 में आ गई कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, 132 में आ गई सर्च एंड सीजर, 144 में आ गई कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज असेस्ड टोटल इनकम और असेसमेंट। ठीक है, टोटल इनकम, असेस्ड टोटल इनकम प्लस असेसमेंट, ये दोनों डेफिनेशंस देखते हैं। तो जनरली अगर हम इनकम देखेंगे ना, इनकम तो 5 हेड्स से आती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, उसके बाद कैपिटल गेन्स, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन्स, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, तो ये सारी चीज़ों से हमारे पास आएगी इनकम। तो ये जनरली क्या है, सिर्फ इनकम। अब इनकम से अगर हमने जाना होता है ग्रॉस टोटल इनकम की तरफ, तो 5 हेड से जो हमारे पास आई उसको हम सिर्फ इनकम बोलेंगे। ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या हुई, इन सारों को क्लब कर देंगे, तो हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम का सम एंड माइनस कर देंगे उसमें लॉसेस को, तो मतलब हेड्स ऑफ इनकम माइनस, मतलब सेट ऑफ कर देंगे लॉसेस को, तो वो बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। तो इन पांचों हेड से जो इनकम आई उसमें से माइनस अगर हम कर देंगे, मतलब सेट ऑफ कर देंगे अगर हम लॉसेस को, तो वो हमारे पास बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, देखो, इनकम 5 हेड से जो आई, तो 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज इनकम माइनस लॉसेस, लॉसेस का सेट ऑफ, वो बन गया ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम जो आती है उससे हम डिडक्ट करते हैं डिडक्शंस, कौन सी, जो स्टैट्यूटरी है, डिडक्शंस, तो मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस जो हमारे पास डिडक्शन है सेक्शन 80C से 80U, 80C से लेकर 80U, तो वो डिडक्शंस कर दी फिर हमने। ठीक है। तो उसके बाद जो इनकम आती है वो ये सब करने के बाद जो इनकम आती है उस इनकम को हम कहते हैं असेस्ड टोटल इनकम,
असेस्ड टोटल इनकम। तो देखो जनरली हमारे पास एक टर्म है बड़ी, सबसे बड़ी इनकम, 5 हेड से आती है, ठीक है। उसमें जब हम निकालनी है ग्रॉस टोटल इनकम, तो उसमें से हम लॉसेस माइनस कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे लॉसेस को, तो हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। उसके बाद हम और डिडक्शन करेंगे जो एक्ट ने बताई है, एटीसी से एटीयू, तो उस सारे डिडक्शन करने के बाद जो आती है वो आती है असेस्ड टोटल इनकम, ठीक है। ये होती है असेस्ड टोटल इनकम। अब जो हमारे सेक्शंस हैं उनके ऊपर चलते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया असेस्ड टोटल इनकम क्या होती है, अब सेक्शंस पे आते हैं। सबसे पहले 2(8) में है हमारे पास असेसमेंट। असेसमेंट, तो असेसमेंट क्या है, देखो, इट इज अ लीगल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय असेसी टू डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ देयर कैलकुलेशन एंड फिक्स द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। मतलब असेसमेंट क्या है, असेसी ने कितनी टैक्स लायबिलिटी हमें पे करनी है उसकी कैलकुलेशन, दैट इज असेसमेंट, ठीक है। मतलब असेसी की टैक्स लायबिलिटी को हम डिटरमाइन कर रहे हैं, डिटरमाइन करना कि उसने ठीक कैलकुलेट की है या नहीं की, और फिर हम फाइनल टैक्स लायबिलिटी बता रहे हैं, दैट इज वो। तो मतलब असेसमेंट इज जनरली डिटर्मिनेशन बोल सकते हो या कैलकुलेशन बोल सकते हो ऑफ फाइनल टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसी, ठीक है। और असेसमेंट ऑल्सो इंक्लूड रीअसेसमेंट, असेसमेंट में इंक्लूड होती है रीअसेसमेंट, ये भी याद रखना है। एक बार असेसमेंट के बाद अगर दोबारा रीअसेसमेंट करवा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन असेसमेंट। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म आती है वो है टोटल इनकम। टोटल इनकम दैट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, 2 के 45 में हमारे पास आती है टोटल इनकम। तो देखो इसमें क्या है, दिस रेफर्स टू फाइनल टैक्सेबल पूल ऑफ इनकम कैलकुलेटेड इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। तो फाइनल टैक्सेबल pool of income calculated in compliance with the provision of this act, with provision of this act से जो हमने कैलकुलेट किया है। तो टोटल इनकम, फाइनल टैक्सेबल पूल, वही जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया। तो उसके बाद जो इनकम आती है वो आती है हमारे पास टोटल इनकम, ठीक है। तो वही जो इसमें कैसे हम अप्लाई करते हैं, इनकम फ्रॉम 5 हेड्स, उसके बाद लॉसेस का सेट ऑफ, लॉसेस के सेट ऑफ के बाद चैप्टर नंबर 4 की डिडक्शन, डिडक्शंस के बाद जो इनकम आती है उसका राउंड ऑफ, वो बन जाता है हमारे पास असेस टोटल इनकम, ठीक है। राउंडिंग ऑफ हम करते हैं सेक्शन 288A में, थोड़ा सा वैसे याद रखने के लिए। तो वो आती है हमारे पास पूरी इनकम। तो ये देखो, ये कुछ हमारे पास डेफिनेशंस थी इस एक्ट की इंपॉर्टेंट जो आज हमने की, जिसमें हमने एग्रीकल्चर इनकम देखा, असेसिंग ऑफिसर देखा, टोटल इनकम देखा। तो मेन चीज़ें हमने इस एक्ट की देख ली। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।